एक जोर की आवाज हुई, जिससे एक पल को लोमा की आंखें बंद पड़ गई। कालेंद्र ने सामने रखी लकड़ी की मेज को उसी पर रखी एक कलम से 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। यह देखकर लोमा और सुकेश दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। अब तो भरोसा हो गया ना? कालेंद्र ने लोमा की ओर देखा तो उसने बस गर्दन हिला दी। लेकिन पहले आप आज पूरे दिन आराम तो कर लो। कल हम अंधेरे होते ही राज अधिकारी की हवेली की तरफ जाएंगे। लोमा ने हामी भरी। उसे आराम की सच में जरूरत थी। पिछले कुछ दिनों से वह लगातार भागते हुए इधर उधर छुप रही थी। अंधेरा हो चुका था। कालेंद्र और लोमा दोनों ही अपने घर से बाहर निकले। आज की रात आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे, इसलिए अंधेरा बहुत गहरा नहीं था। कालेंद्र ने लोमा का हाथ पकड़ा और अंधेरे रास्ते से गुजरते हुए वे राज अधिकारी की हवेली की तरफ बढ़े। कुछ समय बाद वे वहां पहुंच चुके थे। वही राज अधिकारी की हवेली है? उम्मीद के मुताबिक हवेली बहुत बड़ी थी। उसके पत्थरों को बड़ी बारीकी से तराशा गया था। यही नहीं, हवेली के आंगन में संगमरमर जड़ा हुआ था। वहीं हवेली के बगीचे में बहुत सारे महंगे और खूबसूरत पौधे लगे हुए थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो हवेली बहुत ही खूबसूरत थी। कालेंद्र ने उस हवेली की तरफ गौर से देखा। उसने पहले भी यह हवेली देखी थी और इसके आसपास के मैदान का निरीक्षण भी किया था। आप यहीं ठहरो, मैं अभी आया। कालेंद्र ने लोमा को एक पेड़ के पीछे छुपा दिया और वह तुरंत ही पास की छत पर कूद गया। वहां से उसने हवेली के चारों तरफ देखा। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये सब? हवेली के पीछे वाले बगीचे में चारों तरफ दीपक लगाए गए थे। वहां एक जादू का दीपक भी मौजूद था, जिससे हवेली बहुत ज्यादा चमक रही थी। बगीचे में बहुत सारे पहरेदार भी मौजूद थे। यहाँ तो बहुत कम शूरवीर हैं और इनमें मानसिक शक्ति को नियंत्रित करने वाला एक भी नहीं है। वह जायजा लेते हुए बड़बड़ाया और फिर जल्दी से नीचे आ गया। दिन में भी जब वह हवेली देखने आया था तब भी उसे यही शक हुआ था। उसने इस बारे में लोमा से भी पूछा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। चलो अब अंदर चलना चाहिए। वह अंदर जाने लगा तो लोमा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। कहीं अंदर हमें फंसाने के लिए कोई जाल तो नहीं बिछाया गया है? ना तो हमारे पास वक्त है और ना ही योजना बनाने के लिए कोई तरकीब। इसलिए चाहे हम जानते हो कि अंदर जाल बिछाया गया है या नहीं, पर फिर भी हमें अंदर जाना होगा। कालेंद्र ने उसका हौसला बढ़ाया, मगर लोमा काफी घबराई हुई थी। मगर उसे कैसे भी करके इस काम को अंजाम देना था। उसने अगले ही पल अपने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति को इकट्ठा किया और फिर कालेंद्र के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। चलो। कालेंद्र ने मुस्कुराते हुए लोमा की पीठ को थपथपाया और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। आप चिंता मत करो, हम लापरवाही से अंदर नहीं जा रहे हैं। लोमा को उसकी पिछली रात की हरकत याद आई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। मैंने आपको सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि हवेली के अंदर जाने का सबसे अच्छा रास्ता यही है। कालेंद्र अंधेरे से निकलकर हवेली की तरफ बढ़ गया। उसके पैरों की हरकत काफी हल्की लग रही थी। डर की वजह से लोमा ने कालेंद्र की गर्दन को कसकर पकड़ लिया था। यहाँ आसपास एक भी शूरवीर सुरक्षा के लिए मौजूद नहीं है और ना ही खिड़की से बाहर कोई मौजूद है। ये सब अजीब नहीं लग रहा? कालेंद्र बिना जवाब दिए झाड़ियों, पेड़ और मूर्तियों के पीछे से आगे बढ़ता जा रहा था। लोमा हैरानी से कालेंद्र की तरफ देख रही थी। वह इतनी तेजी से चल रहा था जैसे उसने उसे नहीं बल्कि किसी फूल को उठा रखा हो। उसने छलांग लगाई और अगले ही पल वह हवेली की एक खिड़की के पास पहुंच गया। खिड़की काफी कसकर बंद थी। उसने एक हाथ से लोमा को संभाला और दूसरे हाथ से खंजर निकालकर खिड़की के अंदर ढकेल दिया। ध्यान से। हल्की सी आवाज के साथ खिड़की आराम से खुल गई। कालेंद्र लोमा को लेकर अंदर आ गया। उसने लोमा को उतारा और तुरंत ही खिड़की को फिर से बंद कर दिया। तुमने कहा था कि तुमने मुश्किल जीवन जिया है, इसका मतलब कि तुम चोर थे। लोमा ने शक के साथ उसे देखा तो कालेंद्र को हंसी आ गई। मैं इतनी आसानी से अंदर घुस आया इसलिए पूछ रही हो आप? चिंता मत करो, मैं बहुत बड़े परिवार से हूँ। फिर भी
अगर विश्वास ना हो तो कलिवंश के कालेंद्र के बारे में जांच कर लेना, काफी कुछ दिलचस्प जानकारी मिलेगी तुम्हें। लोमा कलिवंश के बारे में काफी जानती थी। कालेंद्र ने इससे पहले उसे अपने वंश और परिवार के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था, इसलिए लोमा अब इस बारे में जानना चाहती थी। उनसे तुम्हारा क्या संबंध है? हमें इस वक्त बहुत सारे जरूरी मामले सुलझाने हैं, ये सारी जांच बाद में कर लेना। लोमा ने अपना सिर हिला दिया। अब आगे का काम आपका है। आप राज अधिकारी के कमरे को ठीक से याद करो कि वो कैसा था और कहाँ है। कुछ पल सोचने के बाद लोमा ने कालेंद्र की तरफ देखा और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। दोनों उस कमरे से बाहर निकल गए। दलान में काफी मोटे कालीन बिछे हुए थे, इसलिए इन लोगों के कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। आसपास बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन वे उनकी नजरों से बचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक से लोमा एक विशेष दरवाजे के सामने रुक गई। वह बेलू की मूर्ति यहीं रखी है। कालेंद्र ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो उसे अंदर किसी भी इंसान के होने के संकेत नहीं मिले। फिर भी उसे बहुत अजीब लग रहा था। इस कमरे के अंदर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है, कुछ बहुत ही गलत महसूस हो रहा है। कालेंद्र ने आहिस्ते से दरवाजा खोला। दलान की रोशनी दरवाजे से होकर कमरे में फैल गई, जिससे वह चीज दिखाई दी। उसका चेहरा मछली के जैसा था और उसके चेहरे के किनारों पर 2 सींग दिखाई दे रहे थे। 2 ऊपर की तरफ थे और 2 नीचे की तरफ जा रहे थे। उसका शरीर काफी मोटा था। मूर्ति के हाथों और पैरों पर जाल दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें काफी लंबी और अंदर तक भेदने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मूर्ति ना होकर कोई भूखा जानवर था जो एक ही पल में अंदर आने वाले की जान ले लेगा। ये शैतानों का देव बेलू किसी मछली के सर की तरह ही दिखता है। ना जाने उन्हें इस बेवकूफ में क्या दिखता है जो इसकी पूजा करते हैं। हाँ, लोमा ने भी कालेंद्र की बात का समर्थन किया। बेलू पानी का एक दुष्ट शैतानी देव था, इसीलिए उसका सर मछली के जैसा था। कालेंद्र मूर्ति के पास पहुंचा। उसके पास लोमा जैसी पवित्र शक्तियां नहीं थी, इसलिए उसे इस मूर्ति के बारे में जानकारी निकालने के लिए उसे छूने की जरूरत थी। कालेंद्र ने जैसे ही मूर्ति पर हाथ रखकर अपनी मानसिक ऊर्जा को मूर्ति में डाला, उस मूर्ति ने अचानक से प्रतिक्रिया की, जिससे कालेंद्र का शरीर कांप उठा। कालेंद्र को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जिसके चलते उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सड़े हुए कूड़ेदान में घूम रहा हूँ। वैसे इस मूर्ति की वजह से ये साबित हो गया कि ये लोग बेलूर शैतानी समूह का हिस्सा हैं। मतलब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं था? लोमा ने उसे घूरा तो कालेंद्र ने बात बदल दी। चलो जल्दी से राज अधिकारी से मिलते हैं। उनके अनुष्ठान के लिए मूर्ति बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हमें अकेले ही इस अनुष्ठान को रोकना है तो इसका इकलौता तरीका है कि हम उस तार को ही तोड़ दें जिसकी वजह से अनुष्ठान हो सकता है। तुम्हारा मतलब हमें इस मूर्ति को ही तोड़ देना चाहिए? और नहीं तो इससे बढ़िया तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। कालेंद्र की बात सुन लोमा सोच में पड़ गई। आखिर ये एक बहुत ही खतरनाक और जरूरी काम था, इसलिए इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो सारी योजना मिट्टी में मिल जाती। इसलिए लोमा सोच में पड़ गई थी कि उसे कालेंद्र की बात माननी चाहिए या नहीं। लोमा सोच रही थी कालेंद्र इस वक्त बिल्कुल सही कह रहा था। उन्होंने वैसा ही किया। हालांकि चाहते हुए भी वे उस मूर्ति को तुरंत नष्ट नहीं कर पाए थे। इसीलिए बाहर निकलते हुए भी लोमा की आंखें मूर्ति पर ही टिकी हुई थी। कमरे से बाहर निकलकर वे राज अधिकारी के कमरे के पास पहुंचे। उस कमरे का दरवाजा लाल था और उस पर बहुत शानदार सजावट की हुई थी। यहाँ के कालीन काफी नए हैं। लगता है कि उन्होंने खून से भीगे हुए कालीनों को अभी अभी बदला होगा। मुझे लग रहा है कमरे के अंदर कोई है। लोमा ने बताया तो कालेंद्र ने अपनी तलवार निकाली और उसने अगले ही पल एक जोरदार लात दरवाजे पर मारी। कालेंद्र ने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया।
लोमा ठीक उसके पीछे चल रही थी। कमरे में सिर्फ एक छोटी मोमबत्ती जल रही थी, जिससे वहां बस हल्की सी ही रोशनी थी। मोमबत्ती की झिलमिलाती हुई रोशनी ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया था। उस कमरे में कीमती मेज और कुर्सियां रखी हुई थी। कमरे की दीवारों पर भी काफी अच्छी सजावट की गई थी। दरवाजे के दाईं तरफ दीवार पर एक और दरवाजा था। उधर राज अधिकारी का शयन कक्ष था। तभी अचानक से उन दोनों की नजर एक आदमी पर पड़ी जो कुर्सी पर बैठा उन दोनों को घूर रहा था। यही है वो राज अधिकारी। जैसे ही कालेंद्र ने लोमा की बात सुनी, वह बिना वक्त बर्बाद किए सीधे उस आदमी की तरफ लपका और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दी। हिलना मत वरना। कालेंद्र ने उसे पलक झपकने का भी वक्त नहीं दिया था। लोमा भी कालेंद्र की इस तेजी से घबरा गई थी। तो तुम ही हो राज अधिकारी, उस बेलूर शैतानी समूह के नेता? कालेंद्र ने उसको घूरते हुए देखा। उसे बोलने का मौका मत दो। अगर उसने एक भी शब्द बोला तो जिंदा लाशें यहाँ पहुँच जाएंगी। लोमा कालेंद्र के पास पहुँच गई थी, लेकिन तभी कालेंद्र मेज से उठ गया। उसने राज अधिकारी की गर्दन से अपनी तलवार भी हटा ली। यह देखकर लोमा हैरान रह गई। ये तुम क्या कर रहे हो? इसे मौका मत दो। मुझे नहीं लगता इन सबके पीछे इस आदमी का हाथ है, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता। या! कालेंद्र ने अपनी तलवार को जोर से घुमाया। एक ही झटके में उस राज अधिकारी का सर धड़ से अलग हो चुका था। उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया और चारों तरफ खून फैल गया। लोमा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसने आंखें खोली तो कालेंद्र उसकी तरफ देख रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे कह सकते हो कि हमें गलत आदमी मिला है? कालेंद्र ने जो कहा था उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था, लेकिन वह अचानक से बिजली की तेजी से एक तरफ बढ़ गया। तभी लोमा को एक भयानक गुर्राने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नरक का राक्षस गुस्से से चिल्ला रहा हो। लोमा ने अपने हाथों से कसकर कान बंद कर लिए, लेकिन फिर भी वह गुर्राने की आवाज सीधे उसे अपने सिर में चुभती हुई महसूस हो रही थी। अगले ही पल लोमा ने कुछ उड़ते हुए देखा। वह उड़ने वाली चीज सीधे उसके पीछे से होते हुए कमरे के अंदर आने वाले दरवाजे के पास गई। तभी एक आदमी कहीं से बाहर निकला और उसने उड़ने वाली चीज को पकड़ लिया। तुम? लोमा ने उस आदमी के हाथ में मौजूद उस चीज को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। इस आदमी को लोमा पहले से जानती थी। तुम तो राज अधिकारी के अधीनस्थ हो। कालेंद्र भी लोमा के सामने खड़ा था। उसकी बात सुनकर उसने अविश्वास से एक नजर लोमा की तरफ देखा। तुम दावे से कह सकती हो कि ये वही है? हाँ, ये वही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा था कि ये मर चुका है। राज अधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी ने लोमा के सवाल का जवाब नहीं दिया। वह अपने हाथों में पकड़ी हुई चीज को घूरते हुए लगातार चिल्लाते जा रहा था। वह चीज और कुछ नहीं, वही किताब थी। इसी किताब में बेलूर की ऊर्जा है। इसका नाम समर्पण अनुष्ठान की चाबी है। कालेंद्र उस आदमी को घूरे जा रहा था। हमने गलत सोचा था। राज अधिकारी तो केवल इस आदमी की कठपुतली था। वो अपने होश खो बैठा था और दूसरे आदमियों के जैसे ही पश्चादेश मान रहा था। लोमा यह सब जानकर सदमे में थी। उसने राज अधिकारी के कटे हुए सर को देखा और फिर उस आदमी को देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि अनुभव की कमी के कारण वह कुछ समझ नहीं पाई। इस सबके पीछे तुम हो? सामने खड़े अधीनस्थ अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो उसने अपना जाल बिछा दिया हो। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब को खोला। उस किताब के अंदर कई सारे शैतानी मंत्र लिखे हुए थे, लेकिन उस किताब के कुछ पन्ने पूरी तरह से फट चुके थे। फटे हुए पन्नों को देखकर अधीनस्थ अधिकारी हैरान था। क्या हुआ? हैरान हो? तुम कुछ समझते इतने में मैंने अपनी तलवार से तुम्हारी किताब के पन्नों को काट दिया। इसके फटे हुए पन्ने मेरे पास हैं। इस गलती के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। कालेंद्र ने अपने पैरों के पास पड़े हुए पन्नों की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। फिर वो अपनी तलवार लेकर उस अधीनस्थ अधिकारी की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में डर बिल्कुल नहीं था। तुमने मठ के शूरवीरों के साथ क्या किया है?
लोमा का सवाल सुनकर अधिकारी की नजरें लोमा पर गई। उसके चेहरे पर एक जहरीली और शातिर मुस्कान आ गई थी। मैंने उनकी लाशों को बारीक पीस कर तालाब की मछलियों को खिला दिया है। यह सुनते ही लोमा गुस्से से कांप उठी। कमीने! तुम्हें पता है मैंने कितना शानदार नाटक किया था। मुझे इसका फल भी मिलने वाला था, लेकिन तुम बचकर भाग निकली। खैर, अब ऐसे आदमी को लेकर वापस आई हो जिसे मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं। उसने कालेंद्र की ओर देखा। लेकिन मुझे तुम लोगों की हिम्मत की दाद देनी होगी। तुम लोगों को पता भी है इस गुस्ताखी की तुम लोगों को कितनी बड़ी सजा मिलती। सजा? अगर तुमने ऐसी कोई कोशिश भी की होती तो ये बोलने के लिए तुम जिंदा नहीं होते। कौन हो तुम? तुम मठ के मठाधीश के उम्मीदवार के साथ क्या कर रहे हो? कहीं तुम मठ के कोई रहस्यमय शूरवीर तो नहीं? नहीं, मैं तो बस एक अच्छा काम करना चाहता था। कालेंद्र ने जैसे ही कहा तो अधीनस्थ अधिकारी का दिमाग घूम गया। अधीनस्थ अधिकारी को लगा कि इस तरह के आदमी का साथ उसके लिए भी अच्छा हो सकता है। अगर तुम अच्छा काम ही करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ जाओ। वैसे भी पूरा संसार हमारे शैतान देवता बेलू को अर्पित होने वाला है। जो भी इंसान जिंदा रहना चाहता है उसे हमारे शैतानी समूह से जुड़ना ही होगा। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं उस बेवकूफ मछली के सर वाले शैतान के आगे अपना सर झुकाऊं? मुझसे ऐसी उम्मीद मत करना। उस जैसे बेवकूफ को तुम लोग ही भगवान मान सकते हो, मैं नहीं। यह सुनते ही लोमा के होठों पर एक दबी हुई हंसी दिखाई दी। हालांकि वह अधीनस्थ अधिकारी को गुस्से से घूर रही थी। तभी अचानक से अधीनस्थ अधिकारी ने किताब को खोला। उस किताब से एक काली ऊर्जा निकली जो तेजी से आसपास के वातावरण में फैल गई और अगले ही पल कालेंद्र और लोमा यह समझ पाते कि वो क्या करने वाला है, इतने में ही वो अधिकारी वहां से गायब हो गया। कालेंद्र भी अपनी तलवार उठाकर उसके पीछे दौड़ा। वह समझ गया था कि वो अधिकारी क्या करने की कोशिश में है। वे बाहर पहुंचते इतने में ही उस अधिकारी ने आवाज लगाई, इस आदमी को मार डालो। लड़की हमारे काम की है, इसलिए हमें जिंदा रखना है उसे। उसके आवाज देते ही कुछ जिंदा लाशों ने लोमा और कालेंद्र को घेरना शुरू कर दिया। सावधान! उसकी बात सुन लोमा ने तुरंत ही अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया। वह अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ कालेंद्र अपने सामने जिंदा लाशों को देखकर भी शांत था। वो उस अधिकारी को घूर कर देख रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकोगे? मेरे आगे इनकी एक नहीं चलने वाली। दो जिंदा लाशें जैसे कालेंद्र की तरफ बढ़ी, उसने बिजली की तेजी से अपनी तलवार को घुमाया। अगले ही पल उन दोनों के सिर धड़ से अलग हो चुके थे। यह देखकर लोमा ही नहीं बल्कि वो अधिकारी भी दंग रह गया। आओ मेरे सामने। अगले ही पल वो एक एक करके वहां मौजूद जिंदा लाशों को मारने लगा, जिससे वो अधिकारी गुस्से से भर गया। तुम्हें क्या लगता है तुम बेलू देव की मूर्ति को खत्म कर दोगे? नहीं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन बच नहीं पाओगे। तुम अपनी शक्तियों का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, फिर भी इतनी अकड़। कमाल है। मैं तुम्हारी किताब तो बर्बाद कर ही चुका हूँ, अब तुम्हें भी कर दूंगा। कालेंद्र ने अगले ही पल जमीन पर पड़े उस किताब के पन्नों को अपने पैर से कुचल दिया। यह देखते ही अधीनस्थ अधिकारी के माथे पर बल पड़ गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? मैंने तुम्हारी सारी जिंदा लाशों को खत्म कर दिया है। इन छोटी मोटी जिंदा लाशों से तो मैं निपट चुका हूँ। अब इनको मारने में भी शर्म महसूस होती है। दम है तो और ताकतवर जिंदा लाशों को लेकर आओ। कालेंद्र की गुस्से भरी बात सुनकर अधीनस्थ अधिकारी गुस्से से भर गया। इस वक्त ही थी वो उनसे खतरनाक जिंदा लाशों को नहीं बुला पा रहा था जिन्होंने मठ के शूरवीरों पर हमला किया था। मैं देखता हूँ तुम मेरे बाहर खड़े पहरेदारों से कैसे मुकाबला करते हो।
तुम दोनों आज बच नहीं सकोगे। पहरेदारों! उसने जोर से आवाज लगाई तो कालेंद्र हंस पड़ा। वो मुझे नहीं रोक सकेंगे। वैसे भी उन्हें तो बेलोड शैतानी समूह से जुड़ने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम आज गए काम से। उसके मुंह से ये सुनते ही अधिकारी का चेहरा काला पड़ गया। तुम्हें क्या लगता है अब सारी बाजी तुम्हारे हाथ में है? तुम जीत नहीं पाओगे कालेंद्र। उसने जैसे ही उस काली शक्तियों वाली किताब को खोला तो कालेंद्र फिर से हंस पड़ा। अब इस किताब से तुम कुछ नहीं कर सकते। शायद तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी ये किताब पहले ही नष्ट कर चुका हूँ। कालेंद्र की बात सुनकर अधीनस्थ अधिकारी ने उसे घूर कर देखा। कमीने, चिल्लाओ मत। तुमने जो लोमा के साथ किया उसका बदला मैं जरूर लूंगा। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। भले ही मेरी जिंदा लाशें तुम्हें नहीं मार सकेंगी, लेकिन इस शहर के शैतानों के देव को समर्पित होने से तुम नहीं रोक पाओगे। तुम लोग जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे वो कभी पूरा नहीं होगा। यह सुनते ही लोमा का शरीर गुस्से से कांप गया। वह अपने शूरवीरों की जान का बदला सामने खड़े आदमी से लेना चाहती थी, लेकिन कालेंद्र अब भी शांत था। यह देखकर अधीनस्थ अधिकारी के चेहरे पर चिंता आ गई। उसे महसूस हो गया कि कालेंद्र अभी भी बहुत कुछ छुपा रहा था। उसके चेहरे का रंग बदलते देख कालेंद्र के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ बना सकोगे? मैं इस किताब को नष्ट कर चुका हूँ। अब तुम उस अनुष्ठान को पूरा नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है। किताब के नष्ट होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह अनुष्ठान होकर रहेगा। क्या तुम्हें मैं बेवकूफ दिखता हूँ? मैंने किताब तो नष्ट कर दी है और दूसरा काम भी जल्द ही निपटा दूंगा। कालेंद्र की जहरीली मुस्कान देख के वो अधिकारी सक पका गया। तुम कहना क्या चाहते हो? तो अब तुझे जानना है कि मैं अब आगे जाकर क्या करने वाला हूँ। तो सुनो, यहाँ से निकलने के बाद शहर के चारों तरफ तुम्हारे उस शैतानों के देव की मूर्तियों को ढूंढूंगा जो तुमने पूरे शहर में लगाई हुई है। उसके बाद उन सबको तोड़ दूंगा। कालेंद्र की बात पर अधीनस्थ अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। माना कि तुम्हारा अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है और पत्थर की मूर्तियों को तोड़ने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी ऊर्जा धरती के अंदर मौजूद पानी को जहरीला कर चुकी है और पूरे नगर के नीचे फैल गई है। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मुझे इसके पीछे की सच्चाई भी पता है। कालेंद्र की यह बात सुनकर अधिकारी के साथ साथ लोमा की आंखें भी सिकुड़ गई। क्यों? क्या हुआ? झटका लगा? अगर बाबा दीनदयाल मठ का कोई संत उन मछली के सिर की मूर्तियों पर एक विशेष अनुष्ठान पूरा कर ले तो तुम्हारे अनुष्ठान की शक्ति खत्म हो जाएगी। क्या? उधर कालेंद्र की बात सुनते ही अधीनस्थ अधिकारी भी हैरान रह गया था। इस बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। वह तुरंत हकलाने लगा। क्या क्या कहा तुमने? क्या ये सच है? हाँ, ये सब सच है। मैंने संयोग से इस बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। हम भले ही अब तक तुम्हारे अनुष्ठान को पूरा होने से रोक नहीं पाए, लेकिन हम उसकी शक्ति को कम कर सकते हैं, जिससे उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। जब हमें लगेगा कि वो शक्ति कम हो चुकी है तो हम सभी मूर्तियों के केंद्र को नष्ट कर देंगे। और इन मूर्तियों का केंद्र तो तुम जानते ही हो, वो इसी घर में मौजूद है। और एक बार ये सब कुछ खत्म हो गया तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या ये सच है? लोमा को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर उसने कालेंद्र की बातों पर शक नहीं किया। अब उसके मन में एक नई आशा पैदा हो गई थी। लेकिन अधीनस्थ अधिकारी का चेहरा काला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बस चले तो वह अभी कालेंद्र और लोमा की जान ले ले। हमें बरगलाने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे पास पहले से ही सबको तोड़ने का कोई रास्ता था तो तुम शहर की मूर्तियों को ढूंढने के बजाय यहाँ क्यों आए? क्योंकि हमें नहीं पता था कि तुम्हारा अनुष्ठान कहाँ तक पहुँचा है। और अब जब हमें पता चल गया है तो हालात हमारे हाथ में है, और बाकी सच्चाई तो तुम जानते ही हो। कालेंद्र ने उस किताब की तरफ इशारा किया जो इस वक्त अधीनस्थ अधिकारी के हाथ में थी। इस किताब के बर्बाद होने की वजह से तुम तुरंत अनुष्ठान नहीं कर पाओगे। माना कि इस काम के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अगर एक भी मूर्ति हमें मिल गई
और हमने उसे बर्बाद कर दिया तो तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी और तुम्हारा अनुष्ठान बर्बाद हो जाएगा। तुम दोबारा तैयारी करोगे तब तक हम बाकी की मूर्तियों को ढूंढ लेंगे। बस बहुत हुआ, लेकिन तुम लोग ये सब तभी कर पाओगे ना जब यहाँ से जा पाओगे। क्या मतलब? अभी पता चल जाएगा। उस अधिकारी ने झट से उस काली शक्तियों की किताब को खोला और कुछ मंत्र बोलने लगा। अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्हें पकड़ लो और जान ले लो उनकी। कहते हुए उसने फूंक मारी, जिससे अगले ही पल अनगिनत जिंदा लाशों ने कालेंद्र और लोमा को चारों तरफ से घेर लिया था। यह देख वो दोनों सकपका गए। क्या हुआ? अब तुम भी हमारे बेलूदेव की बलि चढ़ोगे और ये साध्वी बेलूदेव की खास सेविका बनेंगी। वो अधिकारी भयानक हंसी हंसने लगा। वहीं इतनी सारी जिंदा लाशों को देखकर कालेंद्र परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले कैसे इतनी सारी जिंदा लाशों का सामना कर सकेगा। अचानक कालेंद्र और लोमा कई सारी जिंदा लाशों से घिर चुके थे। लोमा उन सबको देखकर घबरा चुकी थी। वहीं कालेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो उनका सामना कैसे करेगा। इतनी सारी जिंदा लाशें उस अधिकारी की, तो मैं उस कमीने को जिंदा गाड़ दूंगा। उसके पास किताब की शक्ति है, इसका मतलब वो कुछ भी करेगा। तुम बस ये सोचो, इतनी सारी जिंदा लाशों से हम मुकाबला कैसे करेंगे? सामने से आ रही सैकड़ों जिंदा लाशों को देखकर लोमा की आंखें बड़ी हो गई। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जिंदा लाशें इतनी ताकतवर नहीं। आप बस मेरे पीछे रहना, मैं इनके कमजोर हिस्से पर वार करूंगा। जिंदा लाशें बड़ी तेजी से कालेंद्र की तरफ बढ़ीं। उनके एक साथ आगे आने की वजह से एक पल के लिए तो कालेंद्र भी सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर वो उनमें से किस तरफ की जिंदा लाशों को मारे। तुम लोगों को उस कमीने अधिकारी ने खाने के लिए खाना नहीं दिया ना, इसीलिए शायद हमें खाने का सोच रही हो, लेकिन हमें खाने की तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। अगले ही पल कालेंद्र ने अपने दोनों हाथों में ली हुई तलवारों को बिजली की तेजी से घुमाया और एक साथ करीब 5 से 6 जिंदा लाशें वहीं ढेर हो गई। जिसके बाद कालेंद्र एक एक करके अपनी तरफ आने वाली जिंदा लाशों को मारने लगा, लेकिन कुछ देर तक लगातार गाजर मूली की तरह उन जिंदा लाशों को काटने के बावजूद भी वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और कितने? कालेंद्र गुस्से से झल्ला उठा था। अगर हम इस तरह से लड़ते रहे तो 2 पहर बीत जाएगा। तब तक वो अधिकारी यहाँ से बच निकलेगा। मुझे लग रहा है वो बस हमारा वक्त बर्बाद करना चाहता है। हाँ, मुझे भी अब यही लग रहा है। वो जरूर बेलूर की बड़ी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अगले ही पल कालेंद्र भूखे शेर की तरह उन जिंदा लाशों पर टूट पड़ा। वो जितनी तेजी से उन जिंदा लाशों को तलवार से काट रहा था, वहां उतनी ही ज्यादा जिंदा लाशें नजर आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कालेंद्र कुनबे की लाखों चींटियों को मार रहा है। अगर इस वक्त लोमा उसके साथ नहीं होती तब उसके लड़ने की तेजी और अधिक होती, मगर उसके साथ लोमा के होने की वजह से वो उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब बस थोड़ी सी और बची है। कालेंद्र जिंदा लाशों को खत्म करने में लगा हुआ था। वहीं वो अधिकारी तालाब के किनारे के पास दौड़कर पहुंचा। उसकी किताब के कुछ पन्ने फट चुके थे, मगर कुछ अभी भी सही सलामत थे। उसने उस किताब को खोला और उसके एक पन्ने में लिखे हुए किसी मंत्र को पढ़ा। तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी जल्दी अपनी हार स्वीकार कर लूंगा? मेरे पास और भी रास्ते हैं। ओम भट चारधानी। उसने जो भी मंत्र पढ़ा था उससे एक हल्की पीले रंग की रोशनी हुई। कुछ ही पलों में किताब के फटे हुए पन्नों की जगह अब नए पन्ने आने लग गए। इधर दूसरी तरफ कालेंद्र ने कुछ ही देर में सभी लाशों को खत्म कर दिया।
मैंने सभी जिंदा लाशों को खत्म कर दिया है। चलिए अब उस अधिकारी को देखते हैं। वो आज सोच रहा होगा उसने अपनी पिछली जिंदगी में कौन से ऐसे पाप किए हैं जो उसका सामना मुझसे हो गया। मैं उसे अब किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वो अधिकारी तालाब की तरफ गया था, अब भी वहीं होगा। कालेंद्र ने तालाब की तरफ देखा तो उसे वहां पर अधिकारी दिखाई दिया। वो तालाब की तरफ देख रहा था। इस दौरान उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अपने किसी काम को निपटाने में लगा हुआ है। अब ये क्या करने का सोच रहा है? क्या बड़ी शैतानी शक्ति का हमला करेगा? कालेंद्र लोमा के साथ दौड़कर तालाब के पास पहुंचा। तुम्हारी जिंदा लाशें तो तुम्हारी तरह ही कमजोर निकली। तुम्हें और ताकतवर जिंदा लाशों को बुलाना चाहिए था, लेकिन अफसोस अब तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकेगा। कालेंद्र ने उस राज अधिकारी का मजाक बनाया, लेकिन वो किसी मंत्र को पढ़ने में लगा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। कालेंद्र कुछ समझ पाता कि आखिर वो क्या कर रहा है, तभी उसके हाथ में जो किताब थी उससे काले रंग की रोशनी निकलने लगी। ये क्या कर रहा है? कालेंद्र ही नहीं बल्कि लोमा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा